नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को पता है कि 3 कानूनों को लेकर किसान जो है अड़िग हो चुके हैं। वो चाहते हैं ये 3 के 3 कानून वापस लिए जाए। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह किसानों का आंदोलन जो है लगातार जारी है। भले ही मुद्दे बीच में उठते रहे, लेकिन हमने जो मुद्दा पकड़ा हुआ है किसानों को न्याय दिलाने का, उसमें हम पीछे नहीं हटने वाले। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज हम लाइव किस लिए आए हैं, तो आज मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विकास सीसर जी मौजूद है और जिला प्रधान बबलू खरड़ जी मौजूद है और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव दिलबाग सिंह हुड्डा जो कि लुदास से है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। इनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार इनकी आगे की रणनीति किस तरीके की रहने वाली है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि 6 अक्टूबर को जो है ये लोग रणजीत चौटाला और दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करने वाले हैं। उसके अंदर इनकी रणनीति किस प्रकार की रहती है और क्यों ये लोग जो है सिर्फ जेजेपी को ही घेर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है, ये इनसे आज जानेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग जेजेपी को घेर रहे हैं, ठीक, तो हमारी जनता के मन में अक्सर प्रश्न उठ रहा है कि आप लोग सिर्फ जेजेपी को क्यों घेर रहे हैं, क्योंकि केंद्र के अंदर जो है मोदी सरकार है, तो आपकी रणनीति क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो बार बार आप किसानों की आवाज़ उठाते रहे हों। और पिछले दिनों में जो हिसार जिले के किसानों को जो मुआवजा मिला है, तो मैं ये कहूँगा कि आपके चैनल की अच्छी भागीदारी रही है। आपके जो खबरें दिखाई जिससे प्रशासन दबाव में आया और लोगों को फ़ायदा हुआ। दूसरी बात ये है कि आपने पूछा कि सही सवाल है बिल्कुल कि जेजेपी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक समस्या ज़रूर है। जेजेपी का जितना वोट बैंक है सारा का सारा किसान का वोट बैंक है, और बीजेपी को तो पहले ही हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे ये कहा करते कि बीजेपी पार्टी कभी भी किसान की नहीं हो सकती, और बीजेपी को हराने के लिए जेजेपी को वोट दिए थे किसानों ने, और उसको जब वोट विपक्ष में दिए तो उनका समर्थन कर दिया। वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन कम से कम जिन किसानों ने जेजेपी को पीढ़ियों तक, चौधरी देवीलाल से लेकर के उसके पोते दुष्यंत चौटाला तक किसानों के नाम पर राजनीति की और किसानों के वोट से लगातार राजनीति करते आ रहे हैं और आज तक वो कर रहे हैं, उन किसानों को जब सड़कों के ऊपर पीटा जा रहा था, लाठियाँ मारी जा रही थी, कम से कम दुष्यंत चौटाला को सामने आया कि उसका जो है निंदा करनी चाहिए थी, सरकार किसान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। इस बात का दुख हर किसान को, केवल हमें नहीं है, हर आम किसान को इस बात का दुख है कि जिस परिवार को हमने वोट दे दे कि न इतनी पीढ़ियों तक राजनीति कराए, आज वो किसान को जब उनकी ज़रूरत है, किसान को जब ज़रूरत है तो हमारे साथ नहीं खड़े। इसलिए पहला कारण तो ये है कि हम जो है सारे किसान उनसे नाराज़ हैं निजी तौर पर कि हमारे वोट लिए थे, आज किसान को आपसे ज़रूरत है, इसलिए हम जेजेपी का ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि जो खट्टर साहब हैं वो कोई किसान नेता नहीं है, ना उन्होंने कभी फील्ड कराया हरियाणा का, ना उन्हें खेती का ज्ञान और ना वो प्रोफेशनल राजनीतिक, वो तो एक आरएसएस के नेता हैं। जब भी उनको ज़रूरत होगी हटा देंगे और वो ऊपर ले जाएंगे, उनको किसानों के मुद्दों का पता। तो इसलिए बजाय खट्टर साहब के हम ये चाह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला किसानों के पक्ष में आए और किसानों के पक्ष में इस्तीफा दे कि लोगों के बीच में आवे, ताकि जो ये काले कानून जो पास करे इनको रोका जा सके। यानी कि सीधे साफ तौर पर हम आपकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेजेपी को आप लोग इसीलिए घेर रहे हैं क्योंकि जेजेपी से आपको लगाव था, जेजेपी से आपको उम्मीद थी कि खट्टर जो है वो तो नहीं आएंगे फील्ड में, लेकिन जो दुष्यंत चौटाला है वो फील्ड के अंदर आएंगे और आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। तो मैं आपसे आगे जानना चाहूँगी कि 6 तारीख को आपकी रणनीति आगे की किस प्रकार की रहने वाली है? 6 तारीख के अंदर सिरसा में दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, क्योंकि वो भी एक किसान परिवार से संबंध रखे हैं, वोट बैंक उनका भी सेम है, वो भी सरकार की अहम हिस्सेदारी है। जैसे अगर सरकार टूटे है तो निर्दलियाँ भरोसे सरकार चल सके है, इसलिए हमने ये फोकस ये कराया है कि ये जो आंदोलन जो हरियाणा में चल रहा है, आने वाले दिनों में पंजाब की तर्ज पर इस आंदोलन की शुरुआत हम हरियाणा में कर रहे हैं, और जिसमें सरु की चोट हम उड़े मारेंगे जड़ सरकार की कमज़ोर कड़ी है, और जो गठबंधन जो है सरकार की आज के दिन कमज़ोर कड़ी है, और इस गठबंधन जेजेपी पार्टी के कुछ नेता हमारे पक्ष में भी आ रहे हैं जो नाराज चल रहे हैं, जैसे देवेंद्र बबली है, जोगीराम सियाग है, राम कुमार गौतम है,
तो उस कमज़ोर कड़ी को तोड़ने के लिए सिरसा में 6 तारीख ने दुष्यंत चौटाला का और रणजीत चौटाला का घेराव कराएंगे हम। और उस कमज़ोर कड़ी में अगर हम ही सरकार ने तोड़ पावा तो एक पूरा हरियाणा यानी पूरे भारत में ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि जो किसान वोट दे की सरकार बनाना जानता है वो किसान चोट मार की सरकार को तोड़ना भी जानता है, ताकि आने वाले समय में कोई अधिकारी या कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री किसान के खिलाफ कलम चलाने से पहले एक बार सोचे। पहली मंशा हमारी ये है, इसीलिए 6 तारीख में ये पूरे हरियाणा के 17 किसान संगठनों का ये एक सामूहिक आंदोलन है। वो सारे हरियाणा से और सारे हरियाणा के कलाकारों को भी हम निजी तौर पर जाके न्योता दे वहाँ। और कुछ भाइया ने तो हमारे केडी है, जो भाई है, भाई राजू पंजाबी है, भाई अजय हुड्डा है, भाई महिला साहब है, उन सब ने हमारे लिए यश भी करी है कि हम जो है 100% 6 तारीख में उस आंदोलन के अंदर भागीदारी करेंगे। यानी कि जो पहले पंजाब के सिंगर देखे जा रहे थे आंदोलन के अंदर उतर चुके थे, अब हरियाणा के जो सिंगर है वो भी लगता है कि इस बार किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि भाई हमें जो अन्न है वो तो किसान ही देता है, हमारे अन्नदाता किसान ही है, हमारे पिता किसान रहे हैं, हमारे दादा किसान रहे हैं, तो क्यों ना हम इनके साथ आंदोलन के अंदर खड़े रहें। सर, आगे आपसे जानना चाहूँगी कि बड़ौदा उपचुनाव आ रहा है, तो बड़ौदा उपचुनाव के अंदर क्या लगता है कि इस बार जेजेपी और भाजपा को किस प्रकार से जनता सबक सिखाएगी? बड़ौदा उपचुनाव में अगर आप वहाँ जाके देखोगे, किसानों के आंदोलन के कारण से हालात ये बन रहे हैं, किसी की भी पार्टी की ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम किसी कैंडिडेट का नाम घोषित कर दें। जहाँ तक बीजेपी जेजेपी का सवाल है, उनकी तो होगी जमानत जब्त, लेकिन वहाँ जैसे पिछले दिनों में एक पंचायत का आयोजन भी हुआ किसाना में, और वहाँ ऐसी चर्चा चल रही है कि कोई न कोई किसान संगठन, सारे किसान संगठन मिल के कोई उम्मीदवार भी अगर उतार देंगे, अगर वो किसी को चुनाव लड़वाते हैं, तो ये सारी पार्टियां योग है कि कहीं किसान इकट्ठा होकर अपना कैंडिडेट ना उतार दें, इसलिए सारे के सारे चुप बैठे हैं। यहाँ तक कि पार्टियां ये रणनीति कर रही हैं कि किसी निर्दलीय उम्मीदवार के ऊपर दाव खेला जाए कि पार्टियों, क्योंकि जो हमारा जो आंदोलन है ना केवल बीजेपी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस भी आली तो भी किसान का भला नहीं होया, INLD भी आली तो भी किसान का भला नहीं होया, जेजेपी भी आली तो भी किसान का भला नहीं होया। कहने का मतलब ये है कि जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, केवल किसान का उपयोग और उपभोग कर रही हैं, इसलिए किसान सबसे नाराज है। और इसीलिए आने वाले जो चुनाव है, हो सकता है कि किसानों की अगर एकता बनी रही तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, किसी पार्टी की जरूरत नहीं, किसी टिकट की जरूरत नहीं, कैंडिडेट भी मारा होगा और MLA भी मारा होगा। और इससे पूरे देश के अंदर ये एक मैसेज जाओगा कि किसान को किसी पार्टी की किसी टिकट की जरूरत नहीं है। और जो ये भ्रम फैल रहा है, वह टिकट बिना MLA नहीं बन दे, इस भ्रम को तोड़ने का काम बड़ौदा के अंदर किसान करेंगे। तो सर, लगभग देखा जाता है कि जो किसान है वो डिपेंडेंट रहते हैं पार्टियों के ऊपर कि कोई ना कोई पार्टी आएगी और उसके बाद ही हमारा जो भला हो सकेगा, लेकिन कभी भी हमारे मतलब हरियाणा की या भारत की राजनीति में ऐसा नहीं होता कि निर्दलीय आदमी खड़ा हो और उसके बाद वो जीत कर आए। तो इस बार आप लोग क्या ये जो है एक ट्रेंड स्थापित करने वाले हैं, जो किसान की तरफ से एक उम्मीदवार उतारा जाएगा और उसके बाद अगर वो जीतता है तो उसके बाद आप लोग दिखा देंगे कि जो किसान है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है? अभी जो पिछले 2014 में कांग्रेस सरकार थी, उस टाइम पर हम आंदोलन लड़ रहे थे, उस टाइम के मुकदमे आज तक चल रहे हैं। अच्छा। वो जो है 2014 के अंदर हम आंदोलन लड़ रहे थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए, जो 2006 में आई। अगर 2006 में कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देती तो आज जो ये काले अध्यादेश हैं, इनके पीछे जो बीजेपी सरकार लग रही है और किसान को जो सड़कों पे आना पड़ रहा है, तो ये आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एकमात्र रिपोर्ट ऐसी है जिससे किसान के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल, दिल्ली में तो ये लागू हो चुकी है, लेकिन हरियाणा के अंदर अभी तक इंतजार है कब जाके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। हाँ, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से, लेकिन केवल हरियाणा में नहीं, और स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट पूरे देश के अंदर ज़रूरत है, क्योंकि पूरे देश का ही किसान बर्बाद हो चुका है। तो
कहीं न कहीं 6 साल 7 साल तक जो है कांग्रेस के दौरान भी हमने आंदोलन करे, उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं लागू करी। आज जब हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस टाइम पर बीजेपी हमारे साथ थी, क्योंकि विपक्ष क्या है कि किसान का फायदा उठा हुआ है। आज जब हम रोड़ा पर हाँ, तो जो कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वो बयान दे कि हमारा फायदा उठाना चाह रहे हैं किसानों का वोट बैंक का, क्योंकि बीजेपी से नाराज होगा तो कांग्रेस का चला जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं एक फिक्स गेम खेल रहे हैं, और इसको हम जो है नौजवान किसान होने के नाते, पढ़े लिखे किसान होने के नाते, हम पिछले दिनों से हम इस जो जाल बन चुका है पार्टियों का, इस जाल को तोड़ने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमने किसी का भी कार्यकर्ता नहीं बनना, हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी का, हमने अपनी ताकत देखनी है। जनता की जो ताकत है, लोकतंत्र के अंदर जो पब्लिक प्रेशर ग्रुप है, हम उसका उपयोग करांगे, और कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको हमारे पास आना पड़ेगा, न कि हम उनके पास जाएंगे। बिल्कुल, अक्सर राजनीतिक पार्टियां सोचती है कि किसान हमारे पास आएंगे, हम क्यों जाएं किसानों के पास। बनने के बाद जो है गांव के अंदर, फील्ड के अंदर कहीं पर दिखाई भी नहीं देते हैं। अभी वो समय जाने वाला है, और इन राजनीतिक पार्टियों का हाल ऐसा होने वाला है कि इनके झोले ठनिया कोई नहीं मिलेगा गाँव में, क्योंकि जो लगातार लूटने के कारण थे, इन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया। 116 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, और इस आंदोलन के चालने के बाद भी, और सरकार के पास इनका आंकड़ा भी नहीं है कि आखिरकार कितने किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार तो दिखान दी, इन्हें बैन ला रखा है, कहीं ना कहीं ऐसा इन्हें लगा है कि घर युद्ध नहीं हो जाए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बार बार सदियों से लूट रहे हैं तो उसके खिलाफ एक क्रोध पैदा हो जाएगा। लेकिन 116 किसान आत्महत्या कर रहे हैं रोजाना, और ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इस आंदोलन के दौरान भी हजारों किसान चलते चलते आंदोलन के दौरान भी आत्महत्या कर रहे हैं। जो आपने बादल का घर के बाद जो है पंजाब के अंदर भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली। तो अब किसान ने डिसाइड कर लिया कि आत्महत्या करने की बजाय हम जो है आर पार की लड़ाई लड़ाएंगे। मरना तो घर पे आत्महत्या करके भी है, रोड के ऊपर सरकार के साथ लड़के भी है। तो हमने डिसाइड ये कर लिया कि क्यों ना हम आने वाली पीढ़ियों को तो बचाएं, कम से कम इन जो आदमखोर हो चुके हैं जो पार्टियों के नेता, वो सारी मिल के जो सारा गेम प्लान कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि आर पार की लड़ाई होगी हरियाणा में आने वाले टाइम में, और भीषण आंदोलन होगा जिसमें हर, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो व्यापारी हो, सबको साथ लेके इस आंदोलन में हम चलेंगे, और सारे आने साथ देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो काले कानून है, इनका जो फर्क पड़ेगा उपभोक्ता, जो मान लिया कि चना है, चना की दाल बने है, तो दाल खरीदने वाला है, उसमें तो पत्रकार भी खरीदता है, उसमें व्यापारी भी खरीदता है, दुकानदार भी खरीदता है। अगर 200 रुपये किलो दाल मिलेगी तो उसको सबके जीवन के ऊपर उसका गहरा असर होगा। इसलिए हम इस आंदोलन को सामूहिक रूप से बहुत बड़े तौर पर करना चाहिए। बिल्कुल, आम जनता सोच रही है कि ऐसा नहीं होगा कि उनके ऊपर कोई असर पड़े, लेकिन साफ तौर पर जो है सिर्फ किसानों पर नहीं, जो है आम जनों के ऊपर भी असर पड़ने वाला है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप जिला प्रधान हैं, तो दुष्यंत चौटाला अगर इस्तीफा देते हैं तो इन 3 अध्यादेशों जो कानून बन चुके हैं इनके ऊपर कितना असर पड़ेगा? इनके ऊपर पूरा असर पड़ेगा मैडम। अगर दुष्यंत चौटाला जी इस्तीफा दे देते हैं तो एक स्टेट की सरकार टूट जाएगी, तो दूसरे स्टेटों पे भी इसका असर पड़ेगा। पंजाब में तो अकाली दल पहले ही समर्थन वापस ले चुका है। हाँ जी, वहाँ ले चुका है, तो वहाँ पहले से कांग्रेस सरकार है, उन्होंने तो खिलाफत करनी ही थी। अब यहाँ के बाद फिर हम दुष्यंत चौटाला जी नहीं देते, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे छोटू राम के नाती जो है वीरेंद्र सिंह जी उचाना में भी, वहाँ भी उनका घेराव करेंगे। उसके बाद देखो उसका कुछ असर होता है, फिर उसके बाद हम बीजेपी के जितने भी एमपी है सबके घरों के आगे घेराव करने की सोच रहे हो। बाकी 6 तारीख को हम वहाँ डिसाइड करेंगे। जो यानी कि 6 तारीख के बाद आप लोग जो है इसकी रूपरेखा तैयार करने वाले हैं। ये हमारे विचार, हम हर एक एमएलए और एमपी का घेराव करें, उनके घर के आगे धरना देंगे जी। उसके बाद देखो और कोई फैसला होता है तो हम उस पर निष्कर्ष निकाल के 6 तारीख को ही करेंगे जो आगे। सर, आपसे एक बार दोबारा जानना चाहूँगी कि राजनीतिक पार्टियों का जो है कितना असर पड़ रहा है आपके किसान आंदोलन के ऊपर, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी है वो रोटियां तो सेक रही है, लेकिन क्या आप लोगों को भी उसका फायदा हो रहा है? मैंने पहले भी बयान दिया था कि राजनीतिक पार्टियां केवल अपने ऑफिसों में बैठ के बयान जारी कर रही हैं। अगर कांग्रेस किसान का साथ देती, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान का साथ देता तो सारा रोहतक, सारा सोनीपत, सारा झज्जर जाम होता।
अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला किसान का साथ देता तो सारा कैथल जाम होता। अगर चौधरी कुलदीप बिश्नोई किसान का साथ देता तो हिसार सारा जाम होता, क्योंकि उनके पास अपने कार्यकर्ता हैं। लेकिन कहीं भी उन्होंने एक आदमी का भी सारा किसान आंदोलन में नहीं लाया। वो करते क्या है कि किसान के नाम पर केवल अखबारों में बयान देते हैं, आप पत्रकारों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों का, आम लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं ताकि किसान नेताओं को शक की नज़र से देखा जाए, आंदोलन को थोड़ा भ्रमित करते हैं। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है ये कहोगी भाई ये तो कांग्रेस के लोग हैं, और जो पक्ष वाली पार्टी तो कांग्रेस के बताओगी, दूसरे बताओगे बीजेपी के बताओगे। अरे भाई ये तो पूछो कि भाई हम तो वोट तो कितने कितने गे रहे हैं किसान, हमने बीजेपी के भी वोट गिरे उड़े, हमने जेजेपी के भी वोट गिरे हैं। दुष्यंत चौटाला था जैसे एमपी के तौर पर बना तो हमने जेजेपी के वोट गिरे थे, अभी एमएलए के तौर पर हमने बीजेपी के गिर दिए, और आने वाले टाइम पर जाओ जो हमने अच्छा लगेगा हम उसके वोट गिरा। ये कौन सा, ये जो इन्होंने बना दिया परमानेंट एक ये भ्रम पैदा कर दिया कि ये तो कांग्रेसी हैं। अरे हम इस देश के नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, और हमें वोट गिरने का अधिकार है। हमारे ऊपर किसी पार्टी की छाप मत लगाओ, हम कांग्रेसी हैं या बीजेपी के हैं। हम तो जो अच्छा लगे उसको हम वोट करते आ रहे हैं। उससे पहले हम कांग्रेस के गिर देवी जो मोदी बना रखा है यो किसान ना वोट तो बना रहा है, लेकिन ये किसान को कांग्रेसी लग गया कहना आज जो मोदी है। तो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने केवल बयानबाजी में फंसाया कि आम जो हमारे अनपढ़ जो भाई किसान हैं भोले वाले उनको पागल बनाने की कोशिश करी जा रही है, और जो जागरूक जो साथी हैं उनको भी भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये तो कांग्रेस के लोग हैं। सच्चाई ये है ना हम कांग्रेस के ना हम बीजेपी के, क्योंकि हमारे साथ सदियों से अन्याय हो रहा है और हम शोषित वर्ग है, हमारा जो है गरीब लोग हैं, हम पीड़ित लोग हैं, और इस पीड़ा को दूर करने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कांग्रेस के बताओ, बीजेपी के बताओ, जेजेपी के बताओ, हम नहीं किसी के, हम तो हमारे जो खानदानी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनके हम मान सम्मान करते हैं, हमारे अपने बूढ़े हैं उनके वंशज हैं हम ही, ना कि हम किसी कांग्रेस के, हमारे माँ बाप थोड़े कांग्रेस और बीजेपी। हम तो केवल उनसे अपना हक मांग रहे हैं, और इनको इन बातों से बाहर निकल के इस बात पर विचार करना चाहिए, कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए। आज भी 7-8 स्टेटा में तो कांग्रेस की भी तो सरकार है, वहाँ कितने कर्जे माफ कर रही है, वहाँ कितना उनका स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी। ये जो सवाल जो हम हैं हमारे अब समझ में आ गया, हमने सारी राजनीतिक पार्टियां सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि किसान की हालत केवल एक दिन में नहीं बिगड़ी, इसमें ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये जो अध्यादेश है इनका 1990 से शुरुआत है, जब तो कांग्रेस की सरकार थी। हम केवल विरोधी नहीं है कि बीजेपी के विरोधी हैं कि हमने खटरे हटाना नहीं हटाना, हमने तो आप अध्यादेश वापस ले लो, आप जो है एमएसपी के ऊपर कानून बना दो कि एमएसपी से नीचे कोई भी फसल खरीदी नहीं जाओगी। आप जो है 11 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों के माफ़ कर दिया आपने, आप 7 लाख करोड़ रुपये किसानों के माफ़ कर दो। हम तो बीजेपी नाराजी होगी, खुद वोट देंगे। हमारी जो लड़ाई है केवल पेट की और खेत की लड़ाई है। हम ये भी नहीं चाह रहे कि हमें एमएलए बनाया, हमें राजनीतिक में भाग लेवा, ये तो मजबूरी होगी। आने वाले दिनों में हमने वोट के बारे में बोलना पड़ रहा है। अगर हमारा पेट और हमारा खेत सुरक्षित हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमने राज को ये करो। हम 70 साल तक पहले भी नहीं बोल रहे थे, उससे के बाद भी नहीं बोला, लेकिन अब ये सवाल ये आ गया कि जो हमारे जो बच्चे हैं उनकी नस्ल का सवाल आ गया, केवल फसल की बात नहीं रही। क्योंकि अगर ये एक अध्यादेश लागू हो गए तो हमारे आने वाले बच्चे ना तो इन्हें नौकरी छोड़ रखी, इन्हें कह दिया हमारे पास नौकरी नहीं है ना, और कोई कहीं भी आप शहर में बात करके देखो व्यापार नहीं छोड़ रखा, कोई दुकान कर लेता, कोई किसी किस्म का कोई काम कर लेता, सारे काम धंधे ठप कर दिए, सारे महकमे ने प्राइवेट हाथों में बेच दिए। अब जो 65% जो किसान है देश का, उसको किसानी से अगर निकालोगे तो जागा कितना। हमने वो ठिकाना पूछा है इन पर, या तो आप इसको निकालो नहीं, इनको आप अपनी भाव दे दो, ये काम पर लगे रहो जैसा पिछले 80 सालों से होता आ रहा है, और या आप इनको रोजगार दे दो, लेकिन ये दे कुछ नहीं रही, ये केवल मौत का सौदा कर रही। सर आपने अभी कहा कि हम सिर्फ अपना पेट भरते हैं, अगर हमारा पेट सुरक्षित हो तो हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आपके साथ सरकार संवाद साधती है तो अभी आपने कहा कि हमें एक कानून बना के दिया जाए कि एमएसपी के ऊपर ही खरीद होगी। चलिए वो तो पहले कानून की बात है, लेकिन अगर अगले 2 कानूनों की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों की क्या मांग है कि उसके अंदर कोई अमेंडमेंट की जाए या फिर उन दोनों को ही पूर्ण रूप से वापस ले लिया जाए? एक बात तो ये है कि सरकार हमारे साथ आज अगर बातचीत करना चाहो
तो हम जो है एमएसपी के ऊपर खरीद का कानून बनवाना चाहते हैं, जिसमें 5 साल की सज़ा का प्रावधान हो कम से कम। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आंदोलन शुरुआत हो जाए है, जैसे पंजाब की तरह हरियाणा की तरह हो जाए, और जब हम सरकार ने मजबूर कर दिया, जैसे सरकार आज हमने मजबूर करी है, अगर हमने सरकार नहीं इसने मजबूर कर पाए, अगर मजबूरी में सरकार ने हमारे साथ बातचीत करनी पड़ी, तो हम भी जैसे सरकार हमारा फ़ायदा उठा रही है ना, उसी प्रकार तो हम भी सरकार की मजबूरी का फ़ायदा उठावाएंगे। केवल फिर कानून इन जो 3 अध्यादेशों में बात नहीं रहेगी, उसके बाद हम और विचार कराएंगे जिससे किसान का कुछ और फ़ायदा हो, क्योंकि जब मजबूरी में अगर फंस जाएगी सरकार, फिर तो हम हमारी फ़ायदा उठावाएंगे। तो आगे जो है हम इनसे मांग ये भी कराएंगे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू आप करो और कर्जा माफ़ी भी आप करो, क्योंकि ये 3 अध्यादेश तो इन्होंने कुछ ही दिन पहले लागू करके इन्हें किसान को भ्रमित कर दिया, लेकिन इस पर हमने मजबूरी में लड़ाई लड़नी पड़ी है। हमारी जो असली लड़ाई थी वह लड़ाई थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाना और कर्जा माफ़ी करवाना। और अगर हम आंदोलन को सक्सेस कर पाए, किसान एक रहा, तो आप देखोगे आने वाले टाइम में यो है मोदी और यो है खट्टर, ये सारे के सारे मेज पर है कि ये पूछेंगे भाई किसान क्या चाह रहा है, और किसान उस दिन इनसे मांगेगा कि भाई हम जो है कर्जा मुक्ति चाह रहे हैं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चाह रहे हैं, क्योंकि उस दिन हमारे अंदर ताकत हो। तो आज अगर पूछते हैं तो हम इस पर मानने तैयार हैं, लेकिन अगर इन्हें लेट कर दिया, देर कर दिया, हमने हमारी लुगाइयाँ थी बाहर काटनी पड़ेगी, हमारे बच्चा थी बाहर काटने पड़ेंगे, उस टाइम पर मैं साफ बताना चाहूँगा कि केवल अध्यादेश नहीं होंगे, उस टाइम पर वह चीज़ होंगी जिससे किसान के जीवन के ऊपर कोई फर्क हो। दिलबाग जी, आपसे जानना चाहूँगी कि 2-3 दिन पहले का ही मुद्दा है और तूल पकड़ता जा रहा है कि एक एडीसी ने 25% हिस्सेदारी मांगी थी, जो मुआवजा अभी आप लोग मांग रहे थे उसके अंदर। तो क्या लगता है कि ये जो है किस तरीके का भ्रष्टाचार फैला हुआ है यहाँ पर? देखिए, मैं पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपके चैनल का जी। कि आप हमारे किसानों की और जो पीड़ित और शोषित है उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपका स्वागत और धन्यवाद भी करता हूँ। जैसे आपने कहा एक एडीसी ने रिश्वत मांगी, एडीसी ने नहीं मांगी थी, वो आपके मुंह से वैसे निकल गई। वो एक एडीओ हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, और बाड्या गांव के जो किसान थे उन्होंने मांगे हैं ये। पर लेकिन ये इतनी गलत बात है, वो किसान के बेटे वो हैं और किसान से रिश्वत मांग रहे हैं। किसान पहले मरा हुआ है, आपके सामने किसानों की फसल सारी बर्बाद हो चुकी है, 100% खराबा है इधर हमारे बाड़समुंद के एरिए में और सारा डिस्ट्रिक्ट हिसार में। इधर तो सारी की सारी फसलें जो हैं सूखे के कारण, बीमारी के कारण ख़त्म होगी, जैसे हमारी गुआरी की है, मूंग की है, बाजरा की है, नरमा की है। चलो वो आपके चैनल ने भी मदद करी हमारी, और किसानों ने इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी, 15-16 दिन 17 दिन धरने पर रहे बाड़समुंद तहसील में। तो हमारी उपायुक्त महोदय है, इन्होंने भी हमारी काफ़ी सुनी है बात। तो सारा मिल के चलो कहना मतलब ये है कि उन्होंने हमारे को लिखित में लेटर दे दिया, भाई आपकी गिरदावरी स्पेशल गिरदावरी अब शुरू हो रही है, हो भी चुकी है, और उसका मुआवजा हमारे को मिलेगा। जिन फसलों का मुआवजा है, पहले बीमा है, उनका भी मिलेगा, और जिनका नहीं है उनका भी मिलेगा। ये लेटर दे दिया, सरकार की तरफ से आ गया। तो ये एडीओ जो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनको नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे पहले मरा बैठा है, उसके ऊपर रिश्वत और मांगते हैं। उस आदमी को तो टर्मिनेशन होनी चाहिए, उसकी तो बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। और अब जो है हमारा प्रोग्राम भी था वहाँ बड़े जो किसान उनसे मिलने का, और हमारे उपायुक्त महोदय से मिलने का, और जो यहाँ हमारे जो एग्रीकल्चर के जो डिप्टी एग्रीकल्चर डायरेक्टर हैं मिस्टर सिहाग हैं शायद, यहाँ उनसे मिलेंगे कि वैसे ऐसे अधिकारियों को यहाँ से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। हमारी तो यही राय है। और किसान तो मरा बैठा है, इसको और मारने लग रहे हैं। तो ये किसान, अगर किसान मर गया ये समझो कि देश मर गया। किसान जिंदा है तो देश जिंदा है। सारा कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है, किसान के ऊपर। एक नीचे पीएन से लेकर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक सभी देश की रीढ़ की हड्डी है। सारी जीडीपी जो है किसान के ऊपर निर्भर करती है। देखो अब भी इसमें कोविड-19 में भी जो किसानों ने मदद करी है, इतनी जनता का पेट भरा है, वो किसान ने भरा है, और किसी से नहीं हुआ। ये किसान मरता मरता भी अपनी हिम्मत दिखाता है। और कितनी मतलब शर्म की बात है कि हमारे जो हैं, हमारे बेटे जो सीमा पर जो लड़ रहे हैं, वो भी हमारे किसान के बेटे हैं। अगर एक का या किसी बीजेपी के मंत्री का अगर एक भी बेटा अगर सीएम पे कोई शहीद हुआ हो, या इनमें से कोई शहीद हुआ हो, तो आप बताओ, एक का भी नाम बता दो। सारे के सारे हमारे किसान के बेटे। और किसान की कोई जाति नहीं होती। किसान कई बार कहते एक जाति विशेष नहीं है। किसान की कोई जाति नहीं है। जो खेती से जुड़ा हुआ वो किसान है।
चाहे वो छोटा दुकानदार है वो भी किसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान की जेब में आएगा तभी दुकान पे जाएगा, तभी दुकान चलेगी, पैदावार होगी तो व्यापारी के आड़ती के पास जाएंगे। तो सारा कुछ निर्भर जो है 80% 75% जो सौदा सारा का सारा किसान के ऊपर निर्भर करता है। ये किसान को मार 6 तारीख को जो आप आंदोलन करने वाले हैं वो किस लेवल का होने वाला है, कौन कौन जो है वहाँ पर आने वाला है आपका समर्थन देने के लिए, और उसके आगे की आपकी रूपरेखा किस तरीके की रहने वाली है आंदोलन के बाद? देखिए मैडम, जो 6 तारीख का है वो हमने हमारे यहाँ 25 तारीख को मीटिंग ली थी यहाँ मंडी के अंदर, जिसमें हम 17 संगठन थे उसमें शामिल, और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि भाई 6 तारीख को सिरसा के अंदर जो अपने ये जगह का नाम है दशहरा ग्राउंड है, उसके अंदर महासम्मेलन होगा, चाहे वो महापंचायत कह लो चाहे महासम्मेलन कह लो, उसमें सभी हरियाणा के जो 17 संगठन हैं वो भाग लेंगे, और किसानों के जो बड़े बड़े जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है वो लोग वहाँ आएंगे। और हम किसी राजनीतिक आदमी को वहाँ किसी को नहीं बुला रहे, नहीं बुलाएंगे, हमारे मंच पे कोई राजनीतिक आदमी नहीं आएगा, हम सिर्फ और सिर्फ किसान होंगे जो किसान की बात करेगा। और वो ऐसा महासम्मेलन होगा, ऐतिहासिक होगा वो, जिसमें इतने लोग इकट्ठे होंगे, और ये नहीं किसी का दबाव, वो अपनी मर्जी से कि भाई इनके साथ बहुत बड़ी भारी ज्यादती हो रही है, फसलें ख़राब हो चुकी है, मुआवजा इनको नहीं मिल रहा, बीमा 580 से 1680 कर दिया गया, किसान कर्जे के तले दबा हुआ है, और किसानों की जो ज़मीन है वो सारी की सारी बैंकों में रहन रखी हुई है। एक किसान के बेटे की एक 200 या 500 रुपये फीस माफ़ नहीं करती है गवर्नमेंट लगा लो या सरकार लगा लो, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें करोड़ों कर्जे माफ़ हो जाते हैं। अगर एक उद्योगपति का भी कर्जा माफ़ करते हैं ना तो उसके बराबर सारे किसानों को हो जाए, अगर ये चाहें तो किसानी कर्जा मुक्ति भी होनी चाहिए। तो उसके बाद जो वो होगा तो वहाँ जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री है, उनके घेराव भी होगा, और सभी एमपीओं का, क्योंकि ये जो तीनों अध्यादेश हैं ये केंद्र से संबंधित है। विधानसभा यहाँ भी राज्यसभा पास कर दिया, लेकिन संबंधित केंद्र से हैं, ये वापस होंगे तो केंद्र से होंगे, हम समझते हैं इस बात को। तो सभी एमपीओ का घेराव होगा, और ऐसी हालत पैदा हो जाएगी कि कोई भी बीजेपी का मंत्री, कोई बीजेपी का एमपी गांव में नहीं जा सकेगा। एमपी की बात बता दूँ, वहाँ सिरसा में हर जिस गांव में गए वहाँ काले झंडे दिखाए गए हैं, जहाँ भी गए हैं, आपको पत्रकार हो और आपको सारा पता रहता है एक चीज़ का, तो इनका हर जगह विरोध है। बड़ौदा में देखो वहाँ ऐसा बुरा हाल, इनको वहाँ घुसने नहीं दे रहे। तो सभी इलाकों में ऐसा हो जाएगा। 6 तारीख के बाद आप देखना इतना ज़बरदस्त कट होगा, लोग अपने आप दुखी होके आ रहे हैं, और इन सभी पार्टी से दुखी हो चुकी है। कोई ये नहीं कि भाई अकेले बीजेपी से, जेजेपी से, कांग्रेस से, इनसे दुखी हैं हर बार, क्योंकि ये तो मैदान में रहते हैं, एक बार हुआ आगे, एक बार हुआ आगे, 2 बार ये आगे, तीसरी बार हुआ आगे। तो किसान तो पीड़ित और शोषित है, इसको यूज एंड थ्रो ये काम करी, चाहे वो गवर्नमेंट हो किसी की भी हो, किसी ने कुछ नहीं किया इनके लिए। अरे कहीं SY वाले का मुद्दा उठा लेते हैं, अब है कोई मुद्दा? ये सरकार है, जब मोदी कह रहा 15-15 लाख रुपए में अरे कल खाते में आ जाएंगे, तो हमारे लोग जो हैं, किसान है जो भूल जाता है, थोड़े दिन में भूल जाता है, ये मतलब एक रियलिटी है। तो कहाँ गए 15-15 लाख, कहाँ गया काला धन? है कहीं कोई जिक्र बताओ, कहीं भी है तो? लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई किसान का भला कर दो भाई। अगर तुमने देश को जिंदा रखना है, देश को स्वतंत्र रखना है, आबाद रखना है, तो किसान की हालत को सुधारो। किसान और जय जवान और जय किसान का जो लाल बहादुर शास्त्री जी कल और महात्मा गांधी जी की जयंती थी कल, वहाँ दिल्ली में भी, वहाँ उनको नमन करने की श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं जाने दिया गया। हम यहाँ से बहुत सारे किसान गए थे, सारी गाड़ियाँ रोक दी, कोई इधर से निकले, आगे उधर चले गए, फिर बोले टिकरी बॉर्डर से निकल दो, वहाँ पहुँचे, वहाँ भी इतनी आगे दिल्ली पुलिस खड़ी, इधर से हरियाणा पुलिस खड़ी, जाने नहीं दिएगा। तो किसान देखो, ये कितनी बड़ी रैली कर लो, ये कितनी बड़ी रैली करो, इनको रोकने वाला नहीं है। आराम किसान एक अपने राइट के लिए, एक अधिकार के लिए, एक मांग के लिए इकट्ठे होते हैं, तो कोविड-19 का बहाना दे करके बीमारी फैल जाएगी, ये धारा लगाए जाएंगे। हमारे वो इतने बड़े बड़े नोटिस दे रखे हैं इन विकास भाई के पास भी, हमारे पास भी, और पीछे पीछे रहते CID, जहाँ जाते हैं वहीं गाड़ियों नंबर नोट हैं, घर के पते नोट हैं, ये कहाँ बैठते हैं बताओ भाई? क्या हमको चोर ठग कोई बेईमान थोड़ी है, कोई आतंकवादी थोड़े हैं? इस तरह का कहानी कर रहे हैं। 10 तारीख की रैली थी पीपली में, वहाँ ऐसा हाल, वहाँ कितने लाठीचार्ज किया गया। एक मंत्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बोले ये तो भाई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, और दूसरे मंत्री, जिम्मेवार मंत्री, वो कहते हैं नहीं लाठीचार्ज भाई ये तो उचित नहीं था। तो इनके तो ये हालात है, इन्हें तो राजनीति करनी है ना, और डिवाइड एंड रूल। इनने तो एक बहाना मतलब सीधा बना रहा है, समाज को बांट दो, कहीं मंदिर और मस्जिद के उस पर, कहीं
हिंदू और मुसलमान के, उस पर कहीं पटेल और पाटीदार के, तो ये जहाँ देख लेते हैं जो मुद्दा है उसको बना लेते हैं। कोई इनके पास बताओ, देखो डेवलपमेंट का मुद्दा, कोई शिक्षा का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा है, नहरों का कोई हो, कोई है, फसलों के लिए कोई दाम की बात हो, नहरों का पानी के लिए बात हो। हमारे पीने का पानी नहीं इस एरिए में, कई बार तो राजस्थान से नहर से ना 800 रुपये में वो लाते हैं बाढ़ समुद्र के एरिए में, टेलों पर पानी नहीं पहुँच रहा, तो कैसे किसान जिंदा रहेगा? चारों तरफ से मार रहे हैं किसान को। बिल्कुल, आप लोगों से मैंने इनकी बात करवाई। ये 2 संगठन के यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे। इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि 6 अक्टूबर को जो है ये लोग जो ऊंचे लेवल का प्रदर्शन करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं, जिसके अंदर काफ़ी हरियाणवी सिंगर भी इनका समर्थन करने वाले हैं। किसी राजनीतिक लोगों को ये उसके अंदर घुसने नहीं देंगे, राजनीति नहीं करने देंगे, और ये शायद हो सकता है भारत का ऐतिहासिक आंदोलन बन जाए। और इनका ये भी कहना है कि ये भी हो सकता है कि इस बार बड़ौदा उपचुनाव में शायद इनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि खड़ा हो जाए, कोई जो इनके साथ काम कर रहा है किसान उम्मीदवार, वो खड़ा हो जाए, ताकि ये लोग दिखा सके सरकार को कि सरकार को इनकी ज़रूरत है या नहीं है, और जो इनको है सरकार की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।